हे हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेसमेंट ज्ञान। एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की। कोई सी भी प्रोग्रामिंग क्यों ना हो, वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। ऐसे ही हमारी सी प्रोग्रामिंग भी एक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे जो हमने कोड लिखा है लास्ट वीडियो में वो आखिर है क्या, कैसे वर्क करता है। बट स्पेसिफिक जो हमारा मेन पॉइंट यहाँ पर होने वाला है कि बैकग्राउंड में रनिंग कैसे होती है। आपने जो कोड लिखा है स्पेसिफिक, आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी यूट्यूब वीडियो पे या फिर कहीं भी आप बुक से पढ़ो तो हमें समझ आ जाता है कि सिंटेक्स क्या है। लेकिन एज अ बिगिनर लेवल पे हमको ये नहीं पता होता कि वो बैकएंड में काम कैसे कर रहा है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं सुना है कि जब हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं उसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, उसको कॉल किया जाता है। लेकिन जो मेन फंक्शन हम लिखते हैं वो कॉल कैसे होता है ये हमें नहीं समझ आता। तो इस तरह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होता है, ये हम जान रहे होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मेन फंक्शन को कैसे कॉल करता है। एक्चुअली में बैकएंड में क्या हो रहा है। फ्रंट एंड में हमने कोड लिख दिया, कोड लिखना इज़ वेरी इजी, बट बैकग्राउंड में जो हमारा फ्लो प्रोसेस है वो माइंड ब्लोइंग समझने में आता है। तो इसीलिए आज इसमें हम प्रोसेस वाइज स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि सबसे पहले हमारी बात कहाँ से शुरू होती है, प्रोग्राम मेमोरी में कैसे जाता है, एंड देन वो हमारे मेन फंक्शन को कॉल के हम स्ट्रक्चर में जाएंगे, एंड देन हम सिंटेक्स भी समझ रहे होंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपको कोडिंग का कुछ भी नहीं आता, आपको ये भी नहीं पता कि हमारा कंप्यूटर बैक में जो हमें दिख भी नहीं रहा है वो काम कैसे करता है, वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। और सिंटेक्स तो समझना ईजी है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को जानते हैं, वो हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेट करने का काम करता है। यानी एक वो ब्रिज होता है जो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करता है। लेकिन अभी हमें पहले मीन जानना है एक स्टार्टअप कोड को। आई नो आप नहीं जानते व्हाट इज स्टार्टअप कोड एंड क्या काम है यहाँ पे, तो मैं इसको समझाती हूँ कि स्टार्टअप कोड क्या होता है। जैसे मैं इससे पहले वीडियो में VS इंस्टॉल किया है, तो वहाँ पर हमने एक कंपाइलर डाउनलोड किया, GCC कंपाइलर। वो क्या करता है, वो मेरी सी प्रोग्राम की फाइल को कंपाइल करता है, देन हम उसको रन करते हैं। तो हमारे सी प्रोग्राम की फाइल को रन करने के लिए हमें कंपाइलर चाहिए। तो जब हम कंपाइलर को डाउनलोड कर रहे होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास क्या आता है, कुछ स्पेसिफिक कोड आ रहा होता है जिसको हम बोलते हैं स्टार्टअप कोड। एंड स्टार्टअप कोड क्या करता है, वो हमारे लिए CRE क्रिएट करता है। इट मीन्स सी के लिए रन टाइम एनवायरनमेंट। मतलब जैसे हम मेमोरी में रिलोड कर देते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम को, देन वो हमारा स्टार्टअप कोड ऑटोमेटिक जो उसके पास कंपाइलर के साथ ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है हमें ऑटोमेटिकली मिलता है। वो हम लिखते नहीं हैं, हमें पता नहीं होता, बट कंपाइलर के साथ तो हमेशा आता है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सी के साथ आता है। आप कोई सी भी लैंग्वेज सीख रहे हो, कोई सा भी कंपाइलर इंटरप्रेटर हो, सबके साथ एक स्टार्टअप कोड आता है। वो एडवांस होता है, उसको आप डायरेक्टली नहीं देख सकते, बट उसके बिना आप मेन फंक्शन को कॉल भी नहीं कर सकते। तो स्टार्टअप कोड हमारा जैसे ही जाता है तो हमारे सी के रन टाइम एनवायरनमेंट को इनिशियलाइज करता है। और रन टाइम को इनिशियलाइज होने पर जैसे हमारा एनवायरनमेंट इनिशियलाइज हुआ, हमारा मेन मेथड कॉल हो जाता है, जो हमको दिखता नहीं है बट यहाँ कॉल हो रहा है किसके थ्रू, स्टार्टअप कोड के थ्रू, जो हम देख सकते हैं, कमांड के थ्रू देख सकते हैं। आप अपने कुछ कमांड्स आती हैं जो आप टर्मिनल पे डालकर देख सकते हैं, उसमें आप कुछ अपडेट भी कर सकते हैं, बट वो एक एडवांस कंसेप्ट है, क्योंकि वो एक ऐसा चीज़ है जो एडवांस लेवल पे की जाती है। वो इसलिए हमेशा हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल रही होती है और हम अपना लॉजिकल नॉर्मल कोड लिखते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा। तो ये मेरा स्टार्टअप कोड था जो हमारे आते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि एक्चुअल में फ्लो कैसे काम कर रहा होता है। तो अगर मैं फ्लो की बात करूं तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे पहले जो स्टार्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा होता है। हमने जैसे अपना प्रोग्राम रन किया, वो जाएगा हमारी मेमोरी में। हमारे पास ये सपोज मेमोरी है और हमारा जो प्रोग्राम हमने लिखा है उसको रिलोड करेगा। उसको मेमोरी में लोड कर रहा होगा हमारे प्रोग्राम को, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। और हमारा जो कंपाइलर है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमारा स्टार्टअप कोड है, जो हमारे लिए क्या क्रिएट कर रहा होगा, वो हमारे लिए सी के लिए एक रन टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा होगा, यानी कि वो इनिशियलाइज करेगा। अगर अभी आपको नहीं पता है कि स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, वहाँ पर भी वो यहाँ पर जब लोड करने से पहले, स्टार्टअप कोड कॉल होने से पहले मेन फंक्शन से ऊपर हम उसको डिफाइन करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी वो इनिशियलाइज करा, उन्हीं को वो ले रहा होता है, बट अभी उसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने उसको अभी समझा नहीं है, जाना नहीं है। तो हमारा सबसे नंबर फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रोग्राम को मेमोरी में लोड कर रहा होगा, हीप या स्टैक में। देन हमारे कंपाइलर के अंदर जो स्टार्टअप कोड है वो हमको सी प्रोग्राम के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देगा, उसको इनिशियलाइज करेगा, एंड देन वो हमारे कहाँ जाएगा, हमारे मेन मेथड पे जाएगा।
अब मेन मेथड क्या करेगा, वो उसको मेन मेथड को कॉल करेगा, और जैसे ही वो हमारा मेन मेथड कॉल होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो लॉजिक है वो रन होगा, यानी कि हमारा लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा होगा। हम जो भी लिखा है, अभी हमारे लॉजिक में क्या, हमने नॉर्मली कुछ नहीं, एक नेम को एंटर किया है एंड देन उसको शो करा है। लॉजिक में हमारे बहुत सारे कुछ हुए, तो जो भी लॉजिक रहा होगा हमारी फंक्शन के अंदर हमने डिफाइन किया है, वो हमारे कॉल होने के बाद एग्जीक्यूट हो रहा होगा, एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास हम रिटर्न 0 कर रहे होंगे। अब आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि ये रिटर्न 0 क्या करता है। ये हमारा है थर्ड स्टेप, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। ये फिफ्थ स्टेप जो बैकएंड में पूरा हमारा प्रोग्राम कैसे चल रहा होता है, बैकएंड और फ्रंट एंड में जो हमें दिख रहा है, जो कोड हमने लिखा है उसका फ्लो है। कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, वो जो रिटर्न 0 है ना, वो ये बताता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हुआ है, रन हो गया। जैसे आपके पास रिटर्न 0 जाएगा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाएगा कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है, एंड देन वो उसको टर्मिनेट कर देगा। देन हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है अगर रिटर्न 0। अगर उसके पास 0 की जगह कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू जाती है, 1 है या माइनस कुछ भी जाती है, तो वो समझ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ हुई है, यानी कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन नहीं हुआ है। इसलिए हम रिटर्न 0 दे रहे होते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्ट तो है, बट कहीं ना कहीं उसको भी हिंट चाहिए कि आपका प्रोग्राम कैसे हुआ है, उसको भी स्टेटस चाहिए होता है, और ये स्टेटस हम रिटर्न के थ्रू करते हैं। तो मैं सिंपल अगर एक फ़्लो बनाऊं, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले हमारे प्रोग्राम को मेमोरी में रिलोड करता है। वो हमारा क्या कर रहा होगा, रिलोड करेगा हमारी मेमोरी में, देन हमारा स्टार्टअप कोड रन हो रहा होगा। स्टार्टअप कोड क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा, मेमोरी होने के बाद उससे इनिशियलाइज हो रहा होगा। और इनिशियलाइज का मतलब है कि उसने अपने कोड को रन किया, जिसके थ्रू हम अपने मेन फंक्शन को कॉल करेंगे, और मेन फंक्शन कॉल होने के बाद जो भी हमारा लॉजिक हमारे प्रोग्राम में लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एग्जीक्यूट होने के बाद सबसे लास्ट में हमने अपनी रिटर्न किया हुआ होता है 0 को, एंड अगर वो सक्सेसफुली होगा तो वो ये रिटर्न 0 जो है, जो ये रिटर्न 0 है, वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाएगा कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है, एंड देन वो हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। तो यहाँ पे हमने लोड कराया है प्रोग्राम को मेमोरी में, एंड देन हमने यहाँ पर इसको इनिशियलाइज कराया है, ये रन हुआ है, एंड यहाँ हमारे मेन फंक्शन को कॉल हुआ है, और ये हमारा लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड देन ये हमारा बैक टू सेंड टू OS है। ये हमारा बैकएंड का फ्लो है। तो चलिए अब हम अपने सिंटैक्स पे बात कर लेते हैं। तो हमने ये तो जाना कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और बीच में जो हमारे कंपाइलर के पास हमारे ऑलरेडी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के अंदर एक स्टार्टअप कोड होता है, वो कैसे वर्क कर रहा होता है और वो कैसे मेन फंक्शन को कॉल करता है। लेकिन नाउ हम ये जानेंगे कि जो हमने अपने मेन फंक्शन में लिखा है आखिर वो क्यों यूज़ किया गया है, एक्चुअली में सी का सिंटैक्स क्या है, क्योंकि वो हमारे लिए समझना भी इंपॉर्टेंट है। आखिर हमको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, प्रोग्राम्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये हैज़ इंक्लूड stdio.h क्या लिखा है। ये इसे हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कहते हैं। ये हमारी एक लाइब्रेरी है। जैसे कि हमने अगर जावा वगैरह में हम पैकेजेस को करते हैं, यहाँ पर इस लाइब्रेरी को हमने ऊपर मेंशन किया है, इंक्लूड किया है। क्यों? क्योंकि इस लाइब्रेरी के पास उसके कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। सपोज़ आप सोच लो कि एक हमारे पास कंटेनर है जिसके पास ऑटोमेटिक उसके कुछ बने बनाए फंक्शंस हैं जिनको हमें यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में। सिमिलरली ये लाइब्रेरी है stdio.h। ऐसे हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे कि हमारे पास maths.h होती है, हमें मैथ्स के कुछ फंक्शंस कुछ यूज़ करने होते हैं, स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन होते हैं। यहाँ पर हमने इनपुट और आउटपुट लिया है, तो इनपुट आउटपुट के दो यहाँ पर हमने printf एंड scanf जो यूज़ किए हैं। ये आप देख सकते हैं कि printf एंड scanf यूज़ किए, ये इसी लाइब्रेरी से आए हैं, तो इसको मेंशन करना ज़रूरी है। अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो ये एरर थ्रो करेंगे। लेट्स सपोज किसी पेरेंट के दो चाइल्ड होते हैं, अगर उन बच्चों ने कुछ काम करना होता है कहीं भी किसी कंपनी में जाके, तो वो अपने पेरेंट्स के बारे में ज़रूर बताते हैं, कहीं ना कहीं वो मेंशन कर रहे होते हैं। तो ये उनका पेरेंट है और ये उनके दो स्टूडेंट्स हैं या फिर दो उनके बच्चे हैं, तो वहाँ पर ऊपर डिफाइन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो वर्क नहीं करते, क्योंकि इनकी डेफिनेशन इनके अंदर लिखी हुई है। तो इसी तरह से हमने हैज़ इंक्लूड वहाँ पर लाइब्रेरी को जस्ट मेंशन किया कि हाँ, हम इसके अंदर लिखे हुए प्री डिफाइंड जो फंक्शंस हैं उनका यूज़ करने वाले हैं। वो हम हो सकता है आगे और भी ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे एज डिपेंड ऑन आर प्रोग्राम्स। नाउ अगर मैं बात करती हूँ मेन फंक्शन के लिए अभी सिर्फ इतना ही बात करेंगे हम कि हमारे फंक्शन की सिंटैक्स ये होता है, और यहाँ पर हमने रिटर्न 0 इसलिए किया क्योंकि हमने इसका इंट है,
तो हमें यहाँ पर ज़ीरो रिटर्न करना होगा। कुछ कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं सिर्फ रिटर्न करने पर ही, बट एज अ गुड कोडर ये मेंशन करना बहुत अच्छा होता है कि हम जीरो रिटर्न कर रहे हैं, इट मीन्स द सक्सेसफुली। अदरवाइज आप जीरो कई बार कंपाइलर में जीरो नहीं लिखे तो वो भी सक्सेसफुली रन कर रहा होता है। तो ये हमारा एक सिंटेक्स है एक फंक्शन को लिखने का, जो हमने मेन को लिखा है। अब डायरेक्टली हमारे जैसे ही मेन फंक्शन कॉल होता है, हमारे उसके लिखे हुए अंदर लॉजिक एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। तो चलिए लॉजिक पे बात कर लेते हैं कि इसके अंदर फंक्शन में हमने क्या क्या। तो इसके अंदर हमने एक कैर नेम करके वेरिएबल बनाया। अब व्हाट इज़ वेरिएबल, हमें इन सब पर एक स्पेसिफिक वीडियोस बनाने वाले हैं ऑब्वियसली कि किस टाइप के वेरिएबल बनाते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं। बट अभी के लिए हम वेरिएबल को समझ लेते हैं। दिस इज़ लाइक अ कंटेनर। जैसे मैंने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है, तो हमारे वेरिएबल्स भी मेमोरी में लोड हो रहे होते हैं। वो अपना खुद का एक एड्रेस लेते हैं। अगर हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, सपोज़ मैंने यहाँ पर एक नेम करके वेरिएबल बनाया, सपोज़ कि हमने बनाया है नेम करके, तो जो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया नेम, तो वो यहाँ पर खुद 101 किसी एड्रेस पे स्टोर हो रहा होगा। ये सब भी हम अच्छे से समझेंगे। अभी समझाने के लिए मैं बता सकती हूँ कि वेरिएबल इज़ लाइक अ कंटेनर। उसके अंदर हम कोई वैल्यू डालते हैं। जैसे इस वेरिएबल का नाम है नेम। अब मुझे उसके अंदर जो वैल्यू लेनी है एज ए इनपुट ली है, मैं यहाँ पर डिफाइन भी कर सकती हूँ इक्वल करके कि हाँ मैंने नेम में सपोज खुशहाली लिया, तो यहाँ पर वैल्यू चली जाएगी जो आप डिफाइन कर रहे होंगे उसको। तो ये वेरिएबल्स है। और इसके आगे हमने कैर क्यों लिखा है, क्योंकि हम कैरेक्टर इसमें अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इंट ले सकते हैं कि तो यहाँ इसमें सपोज मैंने 20 डिफाइन किया है, या फिर मैं यहाँ पे फ्लोट वैल्यू ले सकती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ। वो टाइप पे डिपेंड करता है कि हमारी किस टाइप के वेरिएबल की वैल्यू है, उस हिसाब से हम यहाँ पर टाइप देते हैं कैर। तो यहाँ पे मैंने जो ये दिया है ये एरे का है, इस पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम उस पर आगे बात करेंगे। 20 हमने जस्ट लेंथ दी थी उसकी कि हाँ हमारे वेरिएबल की साइज़ क्या होने वाला है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, प्रिंटफ करा है। जैसे कि मैंने बताया वो एक फंक्शन है stdio हमारी ऊपर की लाइब्रेरी का। वो क्या करता है, वो हमारा आउटपुट शो करने का काम करता है। जब हमने ये किया तो वो हमारे टर्मिनल पे एक आउटपुट शो कर देगा, और उस आउटपुट पे हमसे पूछा जाएगा कि एंटर योर नेम, और आप यहाँ पर नेम डालेंगे। और स्कैनफ क्या करता है, उसको इनपुट लेता है। तो जो भी हम नेम ले रहे होंगे वो स्कैनफ उसको एक्सेप्ट कर रहा होगा। अब इसके अंदर ये क्या है, ये %s क्या है, या फिर हमने कॉमा लगा के %, इसको %, बोलते हैं। ये %, के आगे हमने वेरिएबल क्यों लिया है, तो अगर मैं ये बात करूँ तो ये हमारे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। हमारी हर लैंग्वेज जैसे प्रिंटफ है, स्कैनफ है, वो फंक्शन है बने हुए, तो वो खुद से बताते हैं कि आप हमारे साथ जो यूज़ करेंगे उनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होने वाला है और आपको ये करना होगा। तो इनके पास हमें जैसे ये एस है, हमें एज अ स्ट्रिंग कैर लेना था तो उन्होंने एस लगाया। अगर हमको इंटीजर चाहिए होता तो उसके लिए %d रहता है, %f फ्लोट के लिए रहता है। तो उनके खुद के कुछ ऐसे फॉर्मेट है कि हम वैल्यू एक्सेप्ट करते हुए हमको डिफाइन करने पड़ते हैं। इन्हें फॉर्मेट स्पेसिफाई करते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में और डीपली जान रहे होंगे। और %, उसके साथ आता है, यानी कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप ये यूज़ करेंगे तो ये करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेमोरी में हमारा जो वेरिएबल है वो खुद का एक एड्रेस लेता है। %, इसको बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि एड्रेस है हमारे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर या फिर वेरिएबल, आप किसी का भी हो सकता है, ऑपरेटर का हो सकता है या फिर वेरिएबल का होता है। ये एड्रेस है। जैसे हमने इसको %, लगा देना तो उसको समझ में आ गया कि ये जो नेम वेरिएबल है ये वही वेरिएबल है जो मेरे 101 एड्रेस पे है। तो हम इसमें जो भी वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे होंगे वो ऊपर हमारे डिफाइन किए हुए नेम पर जाएगी। इसलिए ये %, हमारा एज अ पॉइंटर वर्क करता है। हम पॉइंटर पे आगे बहुत डेप्थ में बात करेंगे। अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारे ऊपर डिफाइन किए हुए वेरिएबल का एड्रेस दिखाने के लिए हम %, यूज़ करते हैं। सिमिलरली हमने यहाँ पर जैसी वैल्यू एक्सेप्ट कर ली, नेक्स्ट लाइन में हमने नॉर्मली आउटपुट शो कराया जो हमने किया है। यहाँ पर हमने डायरेक्टली रिटर्न 0 किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये मैसेज भेजना पड़ता है कि देखो रिटर्न 0 तक हम आ गए, इसका मतलब हमारे जो लॉजिक है या हमारा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हुआ है और अब प्रोग्राम टर्मिनेट होने जा रहा है और हमारा प्रोग्राम डन हो चुका है सक्सेसफुली। अगर ये नहीं जाता है तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाता है कि लॉजिक में कोई एरर है या तो कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली नहीं हुआ। अब रिटर्न 0 ही क्यों करते हैं? यहाँ पर हम 0 की जगह कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू नहीं भेज सकते कि आपने सोचा 1 भेजें या कोई भी भेजें, क्योंकि हमने यहाँ पर अपने फंक्शन का टाइप इंट बनाया है तो हमें एक इंटीजर वैल्यू भेजनी पड़ती है और जिसमें सक्सेस के लिए हमने 0 को डिफाइन किया है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास 0 जाएगा तो वो समझ जाएगा कि आपका प्रोग्राम रन हुआ है। अगर 0 के अलावा कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू जा रही होती है तो वो आपके प्रोग्राम को अनसक्सेसफुली समझता है और आपका प्रोग्राम एरर थ्रो कर देता है। तो ये हमारा पूरा फ्लो है। हमने अपना पूरा फ्लो समझ लिया है, होप सो समझ में आ रहा हो। बाकी सिंटैक्स के ऊपर हम और काम करेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जो भी चीज़ें हम इसमें आने वाले सिंटैक्स की स्पेसिफिक वीडियोस बना रहे होंगे। आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने %, यूज़ किया है और यहाँ पर %, यूज़ नहीं किया है।
ये भी अगर डाउट हो सकता है तो स्कैनफ के साथ हम वैल्यू एक्सेप्ट करें। यहाँ पे जस्ट हमें शो करना है, तो हमें शो करने के लिए सिर्फ पर्सन इसका ये सिंटेक्स है जो हमें शो करना होता है। जो स्लैश एन यूज़ किया हुआ है जस्ट हमारी नेक्स्ट लाइन के लिए होता है, इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आज मैंने इसमें आपको एज अ बैकएंड कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रोग्राम रन कंपाइल कैसे हो रहा होता है, स्टार्टअप कोड क्या होता है, क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग जब हम भी हम कंपाइलर लेते हैं, इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो सब प्रोग्रामिंग चाहे सी है, जावा है, C++ है, उन सब के साथ स्टार्टअप कोड ऑलरेडी हमारे पास आता है जो हमें दिखता नहीं है, हमें पता भी नहीं होता। हम सोचते हैं मेन फंक्शन डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ने कॉल किया, लेकिन वो स्टार्टअप के थ्रू होता है। जैसे हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, वो इनिशलाइज होता है, तब हमारा मेन मेथड, मेन फंक्शन कॉल होता है एंड हमारा लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो हमने बैकएंड भी जाना कि बैकएंड में हमारे कंप्यूटर में कैसे वर्क चल रहा है, एंड देन हमने फ्रंट एंड में भी सिंटेक्स समझ लिया। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को एटलीस्ट 2 से 3 टाइम देखिए, क्योंकि इसमें हमने पूरा फ्लो जाना है और उसको समझने का ट्राई कीजिए स्टेप बाय स्टेप कि कैसे जाता है। हम उसको और आगे फ्लो डायग्राम से समझ रहे होंगे एंड देन हम नेक्स्ट वीडियोस पे जाएंगे। अब हम इसके सिंटेक्स की बात करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। Till then, stay focused, stay consistent, success will follow you.